बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि सबको इंतज़ार था कि बजट 2024-25 का जो आ चुका है, रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे टैक्सेशन, जैसे कि IMF की डिमांड्स भी थी, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने जा रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए फाइलर्स के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ कन्फ्यूजन इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फाइलर्स के लिए और नॉन फाइलर्स के लिए क्या चेंजेस आई हैं वो हम देख लेते हैं। दूसरा ये देखेंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन के ऊपर इस बजट ने कोई इफेक्ट किया है, तो आज कंस्ट्रक्शन कर लेनी चाहिए या हमें कुछ अर्सा इंतजार कर लेनी चाहिए। दूसरा ये कि क्या हमें प्लॉट्स ले लेने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या फ़ायदा देंगे नहीं देंगे। और हमारे ओवरसीज़ का अक्सर क्वेश्चन होता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इस वक्त ज़ाहिर है कोई अनसर्टेनिटी जो नज़र आ रही है, चीज़ें हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। क्या पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गेन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम प्रीवियस ईयर जो क्लोज हो रहा है इसकी अगर हम बात करें तो फाइलर के लिए जो अगर एक प्रॉपर्टी खरीदने जाता था, प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई रेजिडेंशियल होम वगैरह खरीदने जाता था, फाइलर के लिए 3% टैक्स लगता था। और ये 3% कौन सा टैक्स था? FBR का जो एडवांस टैक्स है। FBR की एवेल्युएशन रेट के मुताबिक, मिसाल के तौर पे रेट लिस्ट के मुताबिक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है जी 1 करोड़ रुपया, तो FBR अपना उसके मुताबिक 3% यानी कि 3 लाख रुपया आपसे चार्ज करता था। ठीक है। इसके अलावा जो नॉन फाइलर थे उनके और रेट्स थे। अच्छा, लेकिन अब ये हो गया कि फाइलर के लिए ना उन्होंने दो कैटेगरीज कर दी हैं। एक वो लोग जो टाइमली अपने रिटर्न जमा करवाते हैं और दूसरे वो लोग जो टाइमली रिटर्न नहीं जमा करवाते हैं। अच्छा, ये टाइमली रिटर्न ना जमा कराने वाले कौन से लोग हैं? ये वो लोग होते थे कि जब मिसाल के तौर पे मैं नॉन फाइलर हूं, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, तो अब मैं अगर जा रहा हूं तो मुझे पता है जी मेरे ऊपर तो एक्स्ट्रा इतना टैक्स पड़ जाएगा क्योंकि मैं नॉन फाइलर हूं। मैं फौरन क्या करता था, 500 रुपया 1000 रुपया वकील को दिया, उसी वक्त IRS पे अकाउंट बनवाया और अपने रिटर्न जमा कराया, और मैं एक्टिव जो टैक्स पेयर लिस्ट है उसके अंदर मैं आ जाता था FBR की, और उसके बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर देता था और मुझे वो सारी टैक्स जो बेनिफिट्स हैं जो फाइलर को मेरे हैं वो मैं एंजॉय कर लेता था, और उसके बाद मैं जो रिटर्न्स है वो जमा ही नहीं करवाता था। लेकिन अब क्या होगा, FBR ये चेक करेगा जब आप ट्रांजैक्शन के लिए जाओगे, क्या आप रूटीन में अपने टैक्स जमा करवा रहे हो या इस प्रॉपर्टी के लिए आपने सारा कुछ किया। हाँ जी, अगर आप रूटीन में जमा करवा रहे हो तो अब आपके लिए 3 स्लैब्स बन गई है एज अ फाइलर जो है। पहली स्लैब यह है कि आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो आप पे 3% टैक्स लगेगा। अगर आप 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो आप पे 3.5% टैक्स लगेगा, और अगर आप 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो 4% टैक्स लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं कि मैं फाइलर तो बन गया हूं लेकिन मैं रूटीन में जमा नहीं करवाता था, सिर्फ जो है ना इस काम के लिए मैंने किया, या मैं लेट जमा करवाता था रिटर्न, तो उसके लिए यही सारी जो स्लैब्स हैं 6%, 7%, 8% है। यानी कि 5 करोड़ तक की अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं 6%, अगर 10 करोड़ तक की खरीद रहा हूं 7%, और अगर 10 करोड़ से ऊपर की है तो 8% जो है ना मुझ पे टैक्स लगेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि मैं नॉन फाइलर ही हूं और प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, और अब मेरे पे कितना टैक्स लगेगा। अब 5 करोड़ तक की अगर मैं एज अ नॉन फाइलर खरीदने जा रहा हूं तो मेरे पे 12% टैक्स लगेगा, और 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी एज अ नॉन फाइलर खरीदने जा रहा हूं तो मुझ पे 16% टैक्स लगेगा, और अगर मैं एज अ नॉन फाइलर 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं तो मेरे ऊपर जो है ना 20% जो है टैक्स है ना वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक अच्छा भला जो है ना मुझे झटका लगेगा, इसलिए ये डिस्करेज किया गया नॉन फाइलर्स को, ताकि लोग जो है ना वो फाइलर हो, और फाइलर भी वो वाले हो जो हर साल अपने रिटर्न जो है ना टाइमली जमा करवाते हो। अच्छा, इसी तरह अब ये डिटेल्स इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चल रही है, मैं इतनी अब डिटेल में नहीं जाऊंगा। आगे गेन टैक्स और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसके बारे में मैंने आगे बात करनी है, तो मैं थोड़ा सा इसको सरसरी बताता हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं और आप फाइलर है ज्यादा, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारी 5 करोड़ की रेंज के अंदर ही होती है, तो उसके ऊपर अगेन वही 3% टैक्स है, उसको इतना डैमेज नहीं मिला। हाँ, अगर वो जो वही वाली कैटेगरी है, अगर वो टाइमली अपना रिटर्न जमा नहीं करवा रहा और है फाइलर, तो वही 6%, 7%, 8% की विंडो इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी। और अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है और वो नॉन फाइलर है, तो कौन सी कैटेगरी में 5 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, 10 करोड़ से ऊपर की हो, तो उस पे एक जैसा ही टैक्स लगेगा, और वो है 10% का टैक्स उस पे इंपोज हो जाना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रही है
कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाते हो तो आप पे गेन टैक्स लगता है, ठीक है, और ये अलहदा से है, वो अलहदा टैक्स था, ये गेन टैक्स आप पे अलहदा लगना है। और फाइलर पे गेन टैक्स लगेगा 15%, 15%, और जो नॉन फाइलर है उस पे अप टू 45% जो है ना वो टैक्स इस पे इंप्लीमेंट हो जाना। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन है, लोग समझ रहे हैं ये जो पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 15% फाइलर पे लगेगा। ऐसा नहीं है, ये 15% वो है जो आपने प्रॉफिट जनरेट किया। मिसाल के तौर पे मैंने 2 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली, 1 करोड़ की उसकी वर्थ थी, आज मैं वो बेचने जा रहा हूं तो मैं 1 करोड़ 20 लाख की बेचने जा रहा हूं, तो ये जो 20 लाख का मुझे गेन आया है ना, इसके ऊपर मुझे 15% यानी कि जो कि मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपया बनेगा, वो मुझे टैक्स पड़ेगा, ना कि मुझे 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर 15% टैक्स पड़ेगा। इसी तरह नॉन फाइलर की मुख्तलिफ स्टेजेस उन्होंने बना दी है, और 45% तक जो है ना उससे वो गवर्नमेंट जो है ना वो चार्ज करेगी गेन के ऊपर, ना कि पूरी वैल्यू के ऊपर। अच्छा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक और नई चीज आ गई है इसके अंदर रियल एस्टेट में, वो ये है कि 5% इंप्लीमेंट होगी। अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो भी नया प्लॉट आएगा मार्केट के अंदर उसके ऊपर ये होगी, और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि जो मार्केट में पहली दफा ट्रांजैक्शन होगी किसी प्लॉट की, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की, उस पे 5% लगेगा। उसके बाद अगर वो प्लॉट दोबारा रीसेल में जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा से 5% उस पर ऐड होगा। मजीद अभी ये मैकेनिज्म क्लियर होगा तो चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, ये तो थी सारी रियल एस्टेट से रिलेटेड चीजें। अब जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर जी महंगी होने जा रही है। कंस्ट्रक्शन मैंने पहले भी कहा था कि स्टील भी महंगा होगा, सीमेंट भी महंगा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज होने वाली हैं। फ्यूल के ऊपर तो 20 रुपीस का लेवी भी लगा दिया है, और आईएमएफ के साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस पे वो एग्रीमेंट था। अभी रिसेंटली भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, और अब आगे भी इंक्रीज होने जा रही हैं, ठीक है। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के इंक्रीज हो गए। अच्छा, सीमेंट के ऊपर क्या हुआ है कि पहले 100 रुपया पर बैग जो है ना गवर्नमेंट उस पर टैक्स इंपोज कर रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, 50 रुपए और उसमें ऐड हो गया। अब 100 की जगह 150 रुपया पर बैग जो है ना वो कॉस्ट करेगा हमें, जो टैक्स की मद में। अभी रिसेंटली 20 रुपीज का पहले ही कंपनीज ने जो है वो सीमेंट की प्राइसेस इंक्रीज कर दी है, तो अब तकरीबन ऑन एवरेज तकरीबन 1300 के करीब इस वक्त पर बैग जो है ना सीमेंट की प्राइस चल रही है। लेकिन ये टैक्स लगने के बाद ये 1350 रुपए हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप पूरे साल की देखो तो ऑन एवरेज 10% तो इंक्रीज आने ही आना है सीमेंट के अंदर, किसी भी चीज में देख लें 13-14% तक तो जानी है। तो ये मुझे जो प्राइसेस हैं जून 2025 में 1500 रुपए पर बैग जो है ना वो टच होती नजर आ रही हैं। यानी कि आज 1300 है तो मुझे 1500 तक ये जाती नजर आ रही हैं। और स्टील की अगर बात करें तो ऑन एवरेज इसको 270 रुपए पर केजी रेट चल रहा है, कोई भी आप उठा ले। लेकिन आज डॉलर है 278 का, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 295 के हिसाब से बजट बनाया, अगर ये 295 को डॉलर टच करता है और फ्यूल प्राइसेस सारी इंक्रीज होती हैं, तो मुझे जो स्टील है जून 2025 में वो 300 रुपए, जो ये तकरीबन 10% का इसमें भी इंक्रीज आ जाएगा, 300 रुपए पर केजी तक जाता नजर आ रहा है, या पर टन 2,70,000 से लेके 3 लाख तक मुझे ये जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ब्रिक्स की अगर बात करें तो अव्वल ईंट में 3 से 4 रुपए का मुझे इंक्रीज नजर आ रहा है। बाकी इससे रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर चीज जो है ना वो इफेक्ट होगी। जाहिर है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज आ रही है वो जून 2025 के अंदर नहीं होगी, ऑटोमेटिकली उसके अंदर तो शिफ्ट आना ही आना है। अच्छा जी, प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो प्लॉट्स के अंदर ना अभी इस वक्त गेन आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टर भी नहीं है और एंड यूजर भी सोच समझ के आ रहा है। तो कोई अगर शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए सोच रहा है कि मैं प्लॉट लेके रख लेता हूं और मुझे अच्छा गेन मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स आप पे ज्यादा लग जाएंगे, गेन आपको मिलेगा नहीं। हाँ, अगर आपका एम ये है कि आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है या अपना घर बनाना है या एज ए इन्वेस्टर घर बनाना है, कल को रेंटल के लिए यूज करना है या बना के बेचना है, तो फिर आपको मैं रिकमेंड 100% करूंगा फिर प्लॉट आप लें। अदरवाइज एज ए इन्वेस्टर आप जो है ना प्लॉट लेके ना रखें, ये आपको फायदा नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, ओवरसीज का हमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि वो क्या करें। अब वो ओवरसीज जो हर वक्त ये कैलकुलेशन करते हैं कि इस डॉलर रेट पे मैंने ये चीज पाकिस्तान में बाय की थी, अब डॉलर जो है ना वो बढ़ गया है या पाकिस्तानी रुपये डीवैल्यू हो गए, तो अब तो मेरी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी वो तो डिक्रीज हो गई। ये जो लोग हैं वो बेशक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि आपने फिर भी परेशान ही रहना। हाँ, वो ओवरसीज इन्वेस्टर जिन्होंने लॉन्ग रन के अंदर इन्वेस्ट करना है, मिसाल के तौर पे 8-10 साल करना है या उससे ऊपर जाना है, वो लोग या जो एंड यूजर भी हैं
जिन्होंने अपनी फैमिलीज के लिए पाकिस्तान में कोई ना कोई एक आधा घर बनाना ही बनाना है, ठीक है, वो लोग जो है ना पाकिस्तान में लाजमी इन्वेस्ट करें और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। एक तो फाइल्स में इन्वेस्ट ना करें किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के, क्योंकि प्लॉट्स की मार्केट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आपको कोई हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट डिलीवर कर भी देती है तो फिर भी उसका खातिर खा आपको फायदा नहीं है। हाँ, आप प्लॉट लो, डेवलप जगह पे प्लॉट लो, प्लॉट उठाओ, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करो, उसका आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। और जैसे कि हाउसिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, एक डिटेल वीडियो में इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे करने जा रहा हूं। आज आप जो 2 करोड़ रुपए का घर जो आप बनाओगे वो 10 साल के बाद आपका 7.5 से 8 करोड़ रुपए की वैल्यू हो चुकी होगी। मैं ये वैसी बात नहीं कर रहा, 2014 से लेके आप प्रीवियस 10 ईयर का डाटा उठा के देख लो, मैं विद स्टैट्स बात कर रहा हूं कि जो 2014 के अंदर आपका उस इसी लोकेशन के ऊपर जहां आज 2 करोड़ का घर बन रहा है, जो 50 लाख का घर बन जाता था आज वहां 2 करोड़ का हो गया। और यही आगे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं 7.5 से 8 करोड़ का होगा। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये अनबिलीवेबल चीज है, लेकिन आप भी इधर हैं, मैं भी, अल्लाह ने जिंदगी रखी इधर हूं, तो ये आपके सामने चीजें होती हुई इंशाल्लाह नजर आएंगी। जो है अगर आप ओवरसीज हैं, सऊदीया वाली साइड, गल्फ वाली साइड, तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा आप आओ, कंस्ट्रक्शन के अंदर आओ, अपनी फैमिली के लिए घर बनाना तब भी बनाएं। और अगर आप एज ए इन्वेस्टर भी घर बना के, क्योंकि आगे रेंटल का बहुत बड़ा, लाहौर की बात करूं तो बहुत ज्यादा एक शॉर्टेज आने वाला है, डिटेल वीडियो में इसकी एक अलग करूंगा इंशाल्लाह। तो कंस्ट्रक्शन के अलावा रियल एस्टेट में मुझे नहीं कोई चीज नजर आ रही, फिर आप किसी और सेक्टर में जो है ना शॉर्ट टर्म अगर करनी है फिर किसी और जगह आप इन्वेस्ट कर लें, रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म के लिए आप फिर ना करें। थैंक यू वेरी मच।